गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हम लोगों ने गणित से के परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ नियमों को पढ़ा था, जैसे साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम, संबरक नियम, ये सभी चीज़ें हमने कल पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग उन नियमों पे आधारित अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अभ्यास फर्स्ट बी। जिसका पहला क्वेश्चन सत्य और असत्य से संबंधित है, तो उसे मैं बस समझाते हुए और उसका आंसर बताते हुए आगे निकलूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, -4/5 धन -4/5 बराबर -8/5। तो कल हमने बताया था यदि हर बराबर है तो अंश को जोड़ सकते हैं, यानी -4 में -4 जोड़ेंगे तो -8 होता है। इस प्रकार ये कथन सत्य है, तो यहां लिख देंगे सत्य। आंसर होगा सत्य। दूसरा क्वेश्चन है -6/7 धन 6 परिमेय संख्या नहीं है। ऐसा ये कथन बोलता है कि इस दोनों को जोड़ने पर परिमेय संख्या नहीं होगा। ये सत्य है या असत्य है? कल हमने बताया था कि दो परिमेय संख्याओं को यदि जोड़ें या घटाएं, जो भी आंसर प्राप्त होगा वो परिमेय होता है। यानी अगर ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो इन दोनों को जोड़े घटाएं कुछ भी करें तो जो हल प्राप्त होगा वो परिमेय होगा। लेकिन ये बोलता है कि परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये कथन असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल ये सभी भी परिमेय होता है, और ये बोल रहा है कि परिमेय नहीं है, इसलिए गलत कथन होगा, अर्थात ये असत्य है। तीसरा है कि दो परिमेय संख्या के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। थोड़ा सोचिए, यदि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदल दिया जाए, यहां लिखा है क्रम बदलने पर। कल हमने नियम पढ़ाया था क्रम विनिमय नियम, उसमें बताया था कि क्रम बदलने पर भी योगफल सेम रहता है, बदलता नहीं है। तो ये कथन भी उसी बात की को बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर भी योगफल वही रहता है, यानी ये कथन सत्य है। कौन से नियम के अनुसार? क्रम विनिमय नियम के अनुसार। तो यहां भी कथन सत्य होगा। चौथा है, 3 परिमेय संख्या का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। थोड़ा यहां ध्यान देंगे, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय नहीं होता है। ये कथन असत्य है। कैसे असत्य है? कल हमने बताया था संबरक नियम, उसमें मैंने बताया था कि यदि परिमेय संख्याओं का योग किया जाए तो उनका जो योगफल होगा वह भी परिमेय होता है, और ये बोल रहा है कि परिमेय
नहीं होता है, यानी ये कथन गलत हो जाएगा। इस तरह ये असत्य है, यानी पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य और चौथा असत्य। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है या नहीं है। जोड़कर बताना है। निम्न लिखित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं। पहला क्वेश्चन है -3/4 और 3, और दूसरा क्वेश्चन है -1 और -2/3। तो एक मैं बताता हूं, एक आप अपने लगाएंगे। तो क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करता हूं। तो यहां हो जाएगा -3/4 धन 3, इन दोनों को जोड़ना है तो प्लस का सिंबल लगा देंगे बीच में। अभी हो जाएगा -3/4। कल मैंने बताया था कि अगर एक संख्या भिन्न के रूप में है, एक पूर्ण संख्या के रूप में है, तो इन दोनों को जोड़ने का बड़ा आसान सा तरीका है, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, मतलब इसका तिरछा गुणा करा दो, आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये हो जाएगा -3 धन 4×3 12/4। तो ये आंसर होता है। अब एक ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या, तो धन और ऋण मिलकर ऋण अर्थात घटाना, यानी 12 से 3 को घटाना होगा। तो 12 से 3 गया 9। और देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो 12 बड़ा है, इसका सिंबल धनात्मक है, तो इसलिए इसका भी सिंबल धनात्मक होगा /4। अब यहां देखिए, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए। तो जोड़ हमने बता दिया कि योगफल परमेय संख्या है या नहीं। तो लिखेंगे हाँ, योगफल भी परिमेय संख्या है, ये आपका आंसर होगा। और इसे आप स्वयं करें। वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसका पीडीएफ बनाकर अभी मैं आपके वीडियो के नीचे लगा दूंगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करो सत्यापित कीजिए। और पहला क्वेश्चन है -5/8 धन -9/13 बराबर -9/13 धन -5/8। ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन धीरे धीरे करके लगाता हूं, उसके बाद से दूसरा, फिर तीसरा आप लोग को बताते जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का अर्थ क्या है? सत्यापित करने का अर्थ ये है कि ये जो कथन है, ये कथन सही बात बोल रहा है कि नहीं। मतलब बाएं पक्ष का जो वैल्यू होगा वह दाएं पक्ष के वैल्यू के, अर्थात बाएं पक्ष का जो योगफल होगा
और जो दाएं पक्ष का योगफल होगा उन दोनों के मान आपस में बराबर है, ऐसा हमको सत्य साबित करना है। ऐसा हमें चेक करके बताना है कि हाँ ये बात जो बोला जा रहा है ये सही है। तो पहले हमको क्या करना होगा, हल करना है, क्योंकि लिखा है हल करके, तो हल करना होगा। तो इसको मान लीजिए हल करना है, तो हमने एक दिन बताया था कि हर को क्या किया जाता है, पहले धनात्मक बना लेते हैं। तो हर को धनात्मक बनाना क्या है, पहले से बना हुआ है, तो आपको बस इसका ब्रैकेट तोड़िए पहले। तो ये हो जाएगा -5/8 और धन ऋण मिलकर ऋण 9/13। और इधर आ जाए तो ये होगा -9/13, धन और ऋण मिलकर ऋण 5/8। हल करते हैं तो 13 और 8 का देखिए ध्यान से, हर बराबर नहीं है यहां, इसलिए 13 और 8 का हमें लघुत्तम समापवर्ती प्राप्त करना होगा। तो इसका लघुत्तम समापवर्त होता है 104। आप इसको हल कर सकते हैं। 13 और 8 का रफ कॉपी में आप लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करते हैं तो 104 प्राप्त होता है। अब लघुत्तम प्राप्त होने के बाद 8 से देखा जाता है कि 8 का पहाड़ा या 8 का कितने से गुणा कर दिया जाए तो 104 आ जाता है। तो हमको नहीं मालूम, क्योंकि हम लगभग पहाड़ा जो है 10 तक ही याद करते हैं। तो 8 दाम में 80, तो 80 से तो ये बहुत ग्रेटर है, बहुत बड़ा है। तो इसलिए हम 8 से कैसे पता चले कि कैसे पता करें कि 8 का कितनी बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 104 आएगा। तो 8 से इसमें हम कहीं रफ कॉपी में भाग दे देते हैं। तो 104 में भाग दे दो 8 से, तो 8 एकम 8, 2 4, 8 त्रिके 24, कितना आया 13। अब जितना 13 आया तो 13 का हम 5 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 13 × 5 = 65। अब हम ये माइनस लगाकर अब इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो ये 13 का देखा जाता है कि 13 का पहाड़ा कितनी बार हम पढ़ते हैं तो 104 प्राप्त होता है। तो आप देखते हैं 13/104 होता है। तो 13 का जब हम पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 13/104 आ जाता है, तो 9/72। इस तरह से यहां भी आगे बढ़ेंगे। तो जिस तरह 8 और 13 का एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त 104 प्राप्त है, उसी तरह 13 और 8 का भी लघुत्तम समापवर्त जब आप प्राप्त करोगे तो 104 ही आएगा। अब देखेंगे कि 13 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ते हैं तो 104 आता है, तो 8 बार। तो 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं, 9/8 = 72। ये छोटे क्लासेज में आप लोग पढ़ चुके हैं। आगे मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े थे तो 104 आया था 13 बार, तो 13 × 5 = 65। अब दोनों के सिंबल देखें, ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, तो ऋण और ऋण प्लस होता है, मतलब धन होता है। तो ये दोनों को हम चाहेंगे तो जोड़ सकते हैं। तो 5 2 7 6 7 13, दोनों का जो चिन्ह है वो ऋणात्मक है, तो जो योग फल प्राप्त होगा वो भी ऋणात्मक होगा बटा 104। आगे देखें, ये भी दोनों ऋणात्मक है, इन दोनों को भी जोड़ने होंगे। तो 5 2 7 7 6 13, दोनों ऋणात्मक, सो आंसर भी ऋणात्मक प्राप्त होगा और 104। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये दोनों के वैल्यू दोनों आपस में, ये और ये दोनों आपस में बराबर हो गए। यानी हमने समझ लीजिए कि हमने दोनों पक्षों के जो वैल्यू है वो बराबर दिखा दिया, तो हमने सत्यापन कर लिया। तो लास्ट में हम लिख देते हैं LHS = RHS। इस तरह से इसको आप हल कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम कल और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।